क्वांटम फिजिक्स का नाम सुनते ही अक्सर लोगों को यह विषय कठिन, रहस्यमय और केवल वैज्ञानिकों तक सीमित लगने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि क्वांटम फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ी हुई है। चाहे वह मोबाइल फोन हो, इंटरनेट हो या आधुनिक चिकित्सा तकनीक, यह पुस्तक इसी सोच के साथ लिखी गई है कि क्वांटम फिजिक्स को डराने वाले गणित और जटिल शब्दों से बाहर निकालकर समझने योग्य कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाए। यह पुस्तक क्वांटम फिजिक्स के इतिहास को एक यात्रा की तरह सामने रखती है, जहां सवाल, असफलताएं, बहसें और निर्भीक विचार विज्ञान को नई दिशा देते हैं। इसमें आप जानेंगे कि कैसे कुछ वैज्ञानिकों ने स्थापित धारणाओं पर सवाल उठाए और कैसे उन सवालों ने हमारी वास्तविकता को देखने का नजरिया बदल दिया। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्वांटम फिजिक्स किताब के बारे में, जिसे लिखा है अमर कुमार परीदा ने। 19वीं सदी के अंत तक विज्ञान की दुनिया को लगता था कि प्रकृति के लगभग सभी रहस्यों को समझ लिया गया है। न्यूटन के गति नियमों और मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों ने ब्रह्मांड को एक बड़ी सटीक मशीन की तरह समझा दिया था। ऐसा माना जाने लगा था कि अगर किसी वस्तु की शुरुआती स्थिति पता हो तो उसका भविष्य पूरी तरह गणना से बताया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे प्रयोग ज्यादा सूक्ष्म होते गए, कुछ अजीब सवाल सामने आने लगे। कुछ ऐसी घटनाएं दिखने लगीं जिन्हें पुराने नियमों से समझाना मुश्किल था। यह पहला संकेत था कि शास्त्रीय भौतिकी जितनी मजबूत दिखती थी, उतनी पूरी नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या ब्लैक बॉडी विकिरण से जुड़ी थी। सिद्धांत कहता था कि गर्म वस्तु से निकलने वाली ऊर्जा अनंत होनी चाहिए, जो वास्तविकता से बिल्कुल उलट था। प्रयोगों में कुछ और ही दिखाई देता था और गणित कुछ और ही बता रहा था। इसे उस समय अल्ट्रावायलेट आपदा कहा गया। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। जब धातु पर रोशनी डाली गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, लेकिन उनकी ऊर्जा रोशनी की तीव्रता से नहीं, उसकी आवृत्ति से तय हो रही थी। शास्त्रीय सोच के हिसाब से यह बात समझ से बाहर थी। परमाणु की स्थिरता भी एक बड़ा सवाल बन गई। पुराने नियमों के अनुसार परमाणु के भीतर घूमते इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा खोते हुए नाभिक में गिर जाने चाहिए थे, लेकिन वास्तविकता में परमाणु स्थिर थे। सवाल साफ था, अगर नियम सही हैं, तो प्रकृति उनका पालन क्यों नहीं कर रही? इन समस्याओं ने वैज्ञानिकों को असहज कर दिया। यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, बल्कि बुनियादी सोच में दरार थी। पहली बार यह महसूस हुआ कि प्रकृति हमारे बनाए नियमों से ज्यादा चालाक और जटिल है। यह दौर वैज्ञानिकों के लिए मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। जिन सिद्धांतों पर दशकों से भरोसा किया गया था, वही अब सवालों के घेरे में थे। नए विचारों को स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि वे सामान्य समझ के खिलाफ जाते थे। यहीं से एक नई सोच की जरूरत महसूस हुई। ऐसी सोच जो सूक्ष्म दुनिया के नियमों को अलग नजरिए से देख सके। यह समझ बनने लगी कि बहुत छोटे स्तर पर प्रकृति अलग तरह से व्यवहार करती है। शास्त्रीय भौतिकी पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन वह अधूरी थी। वह बड़ी वस्तुओं और रोजमर्रा की दुनिया के लिए ठीक काम करती थी, पर परमाणुओं और कणों की दुनिया में उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती थी। इन्हीं सीमाओं के बीच से क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ। सवालों, असफलताओं और उलझनों से निकली यह नई दिशा आगे चलकर विज्ञान की पूरी तस्वीर बदलने वाली थी। जब शास्त्रीय भौतिकी के नियम बार बार जवाब देने में असफल होने लगे, तब वैज्ञानिकों को मजबूरी में नए रास्तों के बारे में सोचना पड़ा। उसी दौर में एक शांत स्वभाव वाले जर्मन भौतिक शास्त्री मैक्स प्लैंक एक ऐसी समस्या पर काम कर रहे थे जिसे कोई भी ठीक से समझा नहीं पा रहा था, ब्लैक बॉडी विकिरण। प्लैंक खुद भी शुरू में किसी क्रांति की तलाश में नहीं थे, वे बस प्रयोगों के नतीजों को सही तरीके से समझाना चाहते थे। ब्लैक बॉडी विकिरण से जुड़े आंकड़े साफ बता रहे थे कि ऊर्जा का व्यवहार पुराने सिद्धांतों से मेल नहीं खा रहा है। प्लैंक ने कई गणनाएं की, पुराने नियम आजमाए, लेकिन हर बार नतीजा गलत निकलता रहा। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा विचार अपनाया जो उस समय लगभग अस्वाभाविक माना जाता था। प्लैंक ने प्रस्ताव रखा कि ऊर्जा लगातार नहीं बहती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में निकलती और अवशोषित होती है। उन्होंने इन पैकेट्स को क्वांटम कहा। यह विचार इतना अजीब था कि खुद प्लैंक भी इसे प्रकृति का सच मानने से हिचक रहे थे। उनके लिए यह ज्यादा एक गणितीय तरकीब थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही इस क्वांटम वाली धारणा को अपनाया गया, सारे प्रयोगात्मक नतीजे एकदम सही बैठने लगे।
जहां पुराने सिद्धांत टूट जाते थे, वहां यह नया विचार सहजता से काम करने लगा। पहली बार यह साफ दिखा कि समस्या प्रकृति में नहीं, बल्कि हमारी सोच में थी। इस खोज का सबसे बड़ा असर यह था कि ऊर्जा को लेकर हमारी पूरी समझ बदलने लगी। अब ऊर्जा को पानी की धारा की तरह नहीं, बल्कि सिक्कों की तरह सोचने की जरूरत थी। या तो पूरा सिक्का मिलेगा या कुछ भी नहीं। बीच का रास्ता मौजूद नहीं था। शुरुआत में वैज्ञानिक समुदाय ने इस विचार को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कई लोगों को लगा कि यह बस एक अस्थायी समाधान है, जिसे बाद में शास्त्रीय भौतिकी से ही समझा लिया जाएगा। खुद प्लैंक भी यही मानते रहे कि यह एक असुविधाजनक लेकिन जरूरी समझौता है। लेकिन समय के साथ यह साफ होने लगा कि यह कोई छोटी चाल नहीं थी। यह तो प्रकृति की एक बुनियादी सच्चाई थी। आगे आने वाले वैज्ञानिकों जैसे आइंस्टीन ने इसी क्वांटम विचार को आगे बढ़ाया और इसके गहरे अर्थ निकाले। मैक्स प्लैंक का योगदान सिर्फ एक समस्या हल करने तक सीमित नहीं था। अनजाने में उन्होंने विज्ञान की दिशा ही मोड़ दी। उन्होंने दिखा दिया कि जब पुराने नियम काम न करें तो उन्हें बचाने की जिद नहीं करनी चाहिए। यहीं से क्वांटम फिजिक्स की असली यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो तर्क, गणित और सामान्य समझ तीनों को चुनौती देती है और हमें यह सिखाती है कि प्रकृति को समझने के लिए कभी-कभी असहज विचारों को भी अपनाना पड़ता है। मैक्स प्लैंक के क्वांटम वाले विचार ने विज्ञान में हलचल तो मचा दी थी, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक अभी भी इसे पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसी बीच एक युवा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन सामने आए, जो उस समय किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी नहीं थे। उन्होंने प्लैंक के विचार को गंभीरता से लिया और उसे एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत की। आइंस्टीन ने अपना ध्यान फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर लगाया, एक ऐसी घटना जो प्रयोगशालाओं में साफ दिखाई देती थी, लेकिन शास्त्रीय भौतिकी के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। जब धातु की सतह पर रोशनी डाली जाती थी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते थे, लेकिन यह प्रक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती थी। पुरानी सोच कहती थी कि ज्यादा तेज रोशनी डालने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए, लेकिन प्रयोग कुछ और ही बता रहे थे। चाहे रोशनी कितनी भी तेज हो, अगर उसकी आवृत्ति कम है तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलते थे, और अगर आवृत्ति सही हो तो हल्की रोशनी भी काम कर जाती थी। आइंस्टीन ने इस उलझन को सुलझाने के लिए एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिर्फ तरंग नहीं है, बल्कि वह कणों के रूप में भी मौजूद होता है। ये कण ऊर्जा के छोटे पैकेट होते हैं, जिन्हें बाद में फोटोन कहा गया। इस नए नजरिए से फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव अचानक समझ में आने लगा। हर फोटोन अपनी तय ऊर्जा लेकर आता है। अगर उसकी ऊर्जा पर्याप्त है तो वह इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और अगर नहीं है तो रोशनी चाहे जितनी तेज हो, कुछ नहीं होगा। यह विचार उस समय बेहद विवादास्पद था। मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत पर पूरी एक सदी का भरोसा टिका हुआ था, और अब आइंस्टीन कह रहे थे कि प्रकाश कण भी है। कई वैज्ञानिकों को यह बात लगभग अस्वीकार्य लगी। खुद आइंस्टीन को भी शुरुआत में ज्यादा समर्थन नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे जब प्रयोगों ने उनके सिद्धांत की पुष्टि की तो विरोध की आवाजें कमजोर पड़ने लगीं। अंततः यही काम उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाने वाला बना। सापेक्षता नहीं, बल्कि यही खोज। इस खोज का असर सिर्फ प्रकाश तक सीमित नहीं रहा। इसने यह सोच पैदा की कि प्रकृति चीजों को एक ही रूप में नहीं बांधती। कुछ स्थितियों में तरंग, कुछ में कण, सब कुछ संदर्भ पर निर्भर करता है। यहीं से तरंग कण द्वैतता की धारणा मजबूत होती है, जो आगे चलकर पूरी क्वांटम फिजिक्स की रीढ़ बनती है। आइंस्टीन ने यह दिखा दिया कि कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाला सवाल ही विज्ञान की सबसे बड़ी क्रांति की वजह बन जाता है। जब प्रकाश और ऊर्जा के व्यवहार को लेकर पुरानी सोच हिलने लगी, तब वैज्ञानिकों का ध्यान परमाणु की अंदरूनी दुनिया की ओर गया। उस समय यह साफ हो चुका था कि परमाणु ठोस और सरल इकाई नहीं है, बल्कि उसके भीतर भी एक जटिल संरचना मौजूद है। लेकिन यह संरचना कैसे काम करती है, यह अब भी एक बड़ा सवाल था। रदरफोर्ड के प्रयोगों ने यह दिखा दिया था कि परमाणु के बीच में एक छोटा भारी नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। समस्या यह थी कि शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार ऐसे घूमते इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा खोते हुए नाभिक में गिर जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। परमाणु स्थिर थे और यही बात वैज्ञानिकों को उलझा रही थी। इसी उलझन के बीच नील्स बोहर सामने आए। उन्होंने साहस दिखाते हुए क्वांटम फिजिक्स के नए विचारों को सीधे परमाणु की संरचना पर लागू किया। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी दूरी पर नहीं, बल्कि कुछ तय ऊर्जा स्तरों में ही नाभिक के चारों ओर घूम सकते हैं। इसका मतलब यह था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ
अनुमत कक्षाओं में ही रह सकते हैं। जब तक वे इन कक्षाओं में रहते हैं तब तक वे ऊर्जा नहीं खोते। ये बात शास्त्रीय सोच के बिल्कुल उलट थी, लेकिन यही विचार परमाणु की स्थिरता को समझा पा रहा था। बोहर के मॉडल में रोशनी का उत्सर्जन भी साफ हो गया। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊंचे ऊर्जा स्तर से नीचे के स्तर पर कूदता है तो ऊर्जा का अंतर प्रकाश के रूप में निकलता है। यही कारण था कि परमाणु खास खास रंगों की रोशनी ही उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को यह मॉडल बेहद सटीक ढंग से समझा सका। पहली बार किसी सिद्धांत ने प्रयोगों के नतीजों से इतनी अच्छी तरह मेल खाया। इससे बोहर के विचारों को तुरंत पहचान मिली। हालांकि यह मॉडल हर परमाणु के लिए पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा था। इसने यह साबित कर दिया कि क्वांटम फिजिक्स सिर्फ प्रयोगशाला की अजीब घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि परमाणु की बुनियाद में मौजूद है। बोहर का तरीका सिर्फ गणित नहीं था, उसमें सोच भी शामिल थी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सूक्ष्म दुनिया हमारे रोजमर्रा के तर्क से अलग नियमों पर चलती है। यही स्वीकार्यता उस दौर में सबसे मुश्किल लेकिन जरूरी कदम था। बाद में और बेहतर सिद्धांत आए, लेकिन बोहर का मॉडल एक पुल की तरह काम करता रहा, पुरानी शास्त्रीय भौतिकी और नई क्वांटम फिजिक्स के बीच। इसने वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया। कुल मिलाकर बोहर का परमाणु मॉडल यह सिखाता है कि कभी-कभी अधूरा सिद्धांत भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वही आगे की पूरी समझ की नींव रखता है। जब तक प्रकाश के बारे में यह साफ हो चुका था कि वह कभी तरंग की तरह और कभी कण की तरह व्यवहार करता है, तब तक एक सवाल हवा में लटका हुआ था। क्या यह अजीबपन सिर्फ प्रकाश तक ही सीमित है, या फिर प्रकृति की गहराई में कुछ और बड़ा छिपा हुआ है? यही सवाल एक युवा फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईद ब्रॉगली के दिमाग में घूम रहा था। द ब्रॉगली ने एक बेहद सरल लेकिन साहसी सोच अपनाई। उन्होंने कहा, अगर प्रकाश, जिसे हम तरंग मानते थे, कण जैसा व्यवहार कर सकता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जैसे कण तरंग जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? यह सवाल जितना सीधा था, उसका असर उतना ही गहरा होने वाला था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हर चलने वाला कण एक तरंग से जुड़ा होता है। इस तरंग की लंबाई कण के संवेग पर निर्भर करती है। यानी कण और तरंग दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। शुरुआत में यह विचार ज्यादातर लोगों को कल्पना जैसा लगा। आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में कोई गेंद या पत्थर तरंग की तरह तो नहीं दिखता। लेकिन द ब्रॉगली साफ थे, यह व्यवहार सूक्ष्म दुनिया में दिखाई देगा, जहां आकार और ऊर्जा बहुत छोटे होते हैं। कुछ ही समय बाद प्रयोगों ने इस विचार को सच साबित कर दिया। इलेक्ट्रॉनों के साथ किए गए विवर्तन, डिफ्रैक्शन प्रयोगों में साफ दिखा कि वे बिल्कुल तरंगों की तरह व्यवहार कर रहे थे। यह वही प्रमाण था जिसकी जरूरत थी। अब परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को समझना और आसान हो गया। बोहर के तय कक्षाओं वाले विचार को एक नई भाषा मिल गई, इलेक्ट्रॉन तरंगों के स्थिर पैटर्न। यही सोच आगे चलकर श्रोडिंगर के काम की नींव बनी। तरंग कण द्वैतता ने हमारी या तो या वाली सोच को तोड़ दिया। अब यह कहना गलत हो गया कि कोई चीज सिर्फ कण है या सिर्फ तरंग। वह परिस्थिति पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते और मापते हैं। यह विचार सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहा, इसने दर्शन और सोचने के तरीके पर भी असर डाला। वास्तविकता अब ठोस और तय नहीं रही, बल्कि देखने वाले और देखने के तरीके से जुड़ गई। द ब्रॉगली की खास बात यह थी कि उन्होंने बड़े बड़े समीकरणों से पहले एक गहरा सवाल पूछा, और कभी-कभी विज्ञान में सबसे बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है, एक ईमानदार सवाल से। तरंग कण द्वैतता ने क्वांटम फिजिक्स को उसकी असली पहचान दी। इसने साफ कर दिया कि सूक्ष्म दुनिया को समझने के लिए हमें अपनी आम समझ से आगे जाना ही पड़ेगा। जब क्वांटम फिजिक्स सूक्ष्म दुनिया की परतें खोलने लगा, तब एक बात साफ होती जा रही थी, यह दुनिया हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। इसी दौर में एक युवा जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने ऐसा सिद्धांत पेश किया जिसने जानने की हमारी पूरी परिभाषा ही बदल दी। अब तक विज्ञान का भरोसा इस बात पर था कि अगर उपकरण पर्याप्त सटीक हों तो हम किसी भी चीज के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा कि समस्या उपकरणों की नहीं, बल्कि प्रकृति की है। कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिन्हें पार ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने दिखाया कि किसी कण की स्थिति और उसका संवेग, यानी वह कितनी तेजी से और किस दिशा में चल रहा है, को एक साथ पूरी सटीकता से नहीं मापा जा सकता।
जितनी सटीकता से आप स्थिति जानेंगे, उतनी ही ज्यादा अनिश्चितता संवेग में आ जाएगी। और उल्टा भी सच है। यह कोई तकनीकी कमी नहीं थी, बल्कि प्रकृति का नियम था। यानी चाहे आपके पास कितना भी आधुनिक उपकरण क्यों ना हो, आप इस सीमा को पार नहीं कर सकते। यह बात उस समय के वैज्ञानिकों के लिए झटका जैसी थी। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि मापन खुद चीजों को बदल देता है। जब आप किसी कण को देखने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में उस पर असर डालते हैं। सूक्ष्म दुनिया में देखने और बदलने के बीच की रेखा मिट जाती है। इसका मतलब यह नहीं था कि विज्ञान बेकार हो गया है, बल्कि यह कि अब हमें संभावनाओं की भाषा में सोचना होगा। क्वांटम फिजिक्स में हम यह नहीं कहते कि कण यहां ही है, बल्कि यह कहते हैं कि उसके यहां होने की संभावना कितनी है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत सिर्फ गणितीय नहीं था, वह सोच से जुड़ा था। इसने यह मानने को मजबूर किया कि प्रकृति पूरी तरह तय और पूर्वानुमान योग्य नहीं है, जैसा हम अब तक मानते आए थे। कई लोगों को यह विचार असहज लगा, खासकर आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को, जो मानते थे कि प्रकृति पासे नहीं फेंकती। लेकिन प्रयोग बार बार हाइजेनबर्ग के पक्ष में जाते रहे। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि अनिश्चितता कोई कमी नहीं, बल्कि सूक्ष्म दुनिया की पहचान है। यही अनिश्चितता क्वांटम फिजिक्स को उसकी अनोखी ताकत भी देती है। हाइजेनबर्ग ने हमें यह सिखाया कि सब कुछ जानने की जिद छोड़ना भी विज्ञान का हिस्सा है। कभी कभी सीमाओं को स्वीकार करना ही असली समझ की शुरुआत होता है। जब क्वांटम फिजिक्स में अनिश्चितता और तरंग कण द्वैता जैसी बातें सामने आ चुकी थीं, तब एक बड़ी जरूरत महसूस होने लगी, ऐसी भाषा की जो इन अजीब नियमों को साफ और व्यवस्थित ढंग से व्यक्त कर सके। इसी जरूरत से एर्विन श्रोडिंगर का काम सामने आया, जिसने क्वांटम फिजिक्स को एक ठोस गणितीय ढांचा दिया। श्रोडिंगर ने यह मानकर काम शुरू किया कि अगर कण तरंग जैसा व्यवहार करते हैं, तो उनके लिए भी एक तरंग का समीकरण होना चाहिए। उन्होंने ऐसा ही एक समीकरण बनाया जो यह बताता है कि किसी कण से जुड़ी तरंग समय और स्थान के साथ कैसे बदलती है। इस तरंग को किसी ठोस चीज की तरह नहीं देखा गया, बल्कि यह संभावना को दर्शाती थी। यानी यह नहीं बताती थी कि कण कहाँ है, बल्कि यह बताती थी कि उसके किसी स्थान पर होने की संभावना कितनी है। यह सोच अपने आप में बिल्कुल नई थी। शुरुआत में खुद श्रोडिंगर भी इस संभावना वाली व्याख्या से पूरी तरह सहज नहीं थे। वे चाहते थे कि तरंग किसी वास्तविक भौतिक चीज को दर्शाए, लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया कि सूक्ष्म दुनिया को समझने का यही सही तरीका है। इस समीकरण की मदद से परमाणुओं के ऊर्जा स्तरों, इलेक्ट्रॉनों की अवस्थाओं और रासायनिक बंधनों तक को समझा जाने लगा। बोहर के मॉडल में जो बातें अनुमान के तौर पर थीं, वे अब गणित से निकल कर आने लगी। श्रोडिंगर का काम इतना प्रभावशाली था कि उसने क्वांटम फिजिक्स को सुलझा हुआ रूप दे दिया। अब यह सिर्फ अजीब विचारों का संग्रह नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत बन गया जिससे सटीक भविष्यवाणियां की जा सकती थीं। इसी संदर्भ में श्रोडिंगर की बिल्ली वाला प्रसिद्ध विचार प्रयोग भी सामने आया। इसका मकसद लोगों को यह दिखाना था कि क्वांटम नियमों को रोजमर्रा की चीजों पर लागू करना कितना अजीब लग सकता है। इस उदाहरण ने एक गहरी बात उजागर की। सूक्ष्म दुनिया और बड़ी दुनिया के नियम एक जैसे नहीं हैं। जो चीज परमाणुओं के लिए सही है, वही इंसानों या बिल्लियों के लिए अजीब लगती है। श्रोडिंगर का योगदान यह नहीं था कि उन्होंने हर सवाल का जवाब दे दिया, बल्कि यह कि उन्होंने सही सवाल पूछने का तरीका दिया। उनका समीकरण आज भी क्वांटम फिजिक्स की रीढ़ माना जाता है। उनके काम ने यह साबित कर दिया कि अनिश्चितता और संभावना के बावजूद प्रकृति को समझा जा सकता है, बस नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। जब क्वांटम फिजिक्स के नियम साफ होने लगे, तब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं रहा कि गणित सही है या नहीं, बल्कि यह बन गया कि इसका मतलब क्या है। यानी हम जो समीकरण लिख रहे हैं, वे वास्तविकता के बारे में क्या कह रहे हैं। इसी सवाल के इर्द गिर्द कोपेनहेगन व्याख्या सामने आई। नील्स बोहर इसके सबसे प्रमुख चेहरा थे। उनका मानना था कि सूक्ष्म दुनिया को हमारी रोजमर्रा की भाषा और तर्क से पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता। उनके अनुसार क्वांटम फिजिक्स हमें यह नहीं बताता कि कण असल में क्या है, बल्कि यह बताता है कि मापन करने पर हम क्या देख पाएंगे। इस व्याख्या में मापन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जब तक हम किसी कण को नहीं मापते, वह किसी एक तय अवस्था में नहीं होता, वह कई संभावनाओं के रूप में मौजूद रहता है। जैसे ही मापन होता है, वे संभावनाएं ढह जाती हैं और एक परिणाम सामने आता है। यह विचार कई लोगों को परेशान करने वाला लगा। सबसे ज्यादा परेशानी आइंस्टीन को हुई,
उन्हें यह मानना मुश्किल था कि प्रकृति इतनी अनिश्चित हो सकती है। उनका प्रसिद्ध कथन भगवान पासे नहीं खेलता इसी असहमति को दर्शाता है। बोहर और आइंस्टीन के बीच हुई बहसें सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थीं, वे गहरी दार्शनिक थीं। सवाल यह था कि क्या वास्तविकता हमारी जानकारी से स्वतंत्र है या फिर वह मापन के साथ ही तय होती है। यह बहस आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कोपेनहेगन व्याख्या यह भी कहती है कि देखने वाला और देखी जा रही चीज अलग नहीं है। मापन करने वाला प्रयोग और उसका परिणाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह सोच शास्त्रीय भौतिकी से बिल्कुल उलट थी। कई वैज्ञानिकों को यह व्याख्या अधूरी या असंतोषजनक लगी। उन्हें लगा कि इसमें असल तस्वीर छिपा दी गई है। इसी असंतोष से बाद में दूसरी व्याख्याएं सामने आईं, जैसे मल्टीवर्ल्ड या छिपे हुए चर, हिडन वेरिएबल्स की अवधारणा। फिर भी व्यवहारिक रूप से कोपेनहेगन व्याख्या बेहद सफल रही। वैज्ञानिकों ने इसे अपनाकर ऐसे ऐसे प्रयोग और तकनीकें विकसित की जिनके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना मुश्किल है। इस दौर ने यह साफ कर दिया कि क्वांटम फिजिक्स सिर्फ समीकरणों का खेल नहीं है। यह हमारे सोचने, जानने और वास्तविकता को समझने के तरीके को चुनौती देता है। कोपेनहेगन व्याख्या हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सवालों के पूरे जवाब नहीं होते और विज्ञान में यह भी एक स्वीकार्य सच्चाई है। जब क्वांटम फिजिक्स की बुनियादी समझ बन चुकी थी, तब अगला कदम उसे और गहराई से विकसित करना था। अब सवाल यह नहीं था कि सिद्धांत काम करता है या नहीं, बल्कि यह था कि इसे और ज्यादा व्यापक, सटीक और उपयोगी कैसे बनाया जाए। इसी दौर से क्वांटम फिजिक्स का आधुनिक विकास शुरू होता है। पॉल डिरैक ने क्वांटम मैकेनिक्स और सापेक्षता को जोड़ने की कोशिश की। उनका काम बताता है कि जब कण बहुत तेज गति से चलते हैं, तब उनके नियम कैसे बदलते हैं। डिरैक का समीकरण न सिर्फ गणितीय रूप से सुंदर था, बल्कि इसने नए कणों जैसे एंटी मैटर की भविष्यवाणी भी कर दी। इसी समय रिचर्ड फाइनमैन जैसे वैज्ञानिक सामने आए, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स को समझाने का तरीका ही बदल दिया। उनके फाइनमैन डायग्राम्स ने जटिल गणनाओं को सरल दृश्य रूप में पेश किया। इससे सिद्धांत सिर्फ समझने में आसान नहीं हुआ, बल्कि काम करने में भी तेज हो गया। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स QED का विकास इसी सोच का नतीजा था। यह सिद्धांत बताता है कि प्रकाश और पदार्थ एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं। इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि विज्ञान में इसे सबसे सफल सिद्धांतों में गिना जाता है। इसके बाद क्वांटम फिजिक्स का दायरा और फैल गया। कणों को अकेले देखने की बजाय वैज्ञानिकों ने उन्हें क्षेत्रों, फील्ड्स के रूप में देखना शुरू किया। इससे क्वांटम फील्ड थ्योरी की शुरुआत हुई, जिसने आधुनिक कण भौतिकी की नींव रखी। इसी ढांचे के भीतर स्टैंडर्ड मॉडल बना, जो आज तक ज्ञात मूल कणों और बलों का सबसे अच्छा वर्णन देता है। हालांकि यह मॉडल अधूरा है, फिर भी इसकी भविष्यवाणियां बार बार प्रयोगों में सही साबित हुई हैं। आधुनिक विकास सिर्फ सिद्धांत तक सीमित नहीं रहा, प्रयोगों में भी जबरदस्त प्रगति हुई। बड़े कण त्वरक, अत्यंत ठंडे तापमान वाले प्रयोग और सूक्ष्म मापन तकनीकों ने क्वांटम दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा साफ दिखाया। इसी दौर में क्वांटम सूचना, क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसे विचार सामने आए। ये चीजें कभी विज्ञान कथा जैसी लगती थीं, लेकिन आज प्रयोगशालाओं में हकीकत बन रही है। अब क्वांटम फिजिक्स सिर्फ यह नहीं पूछता कि प्रकृति कैसे काम करती है, बल्कि यह भी पूछता है कि हम इस अजीब व्यवहार का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यहीं से क्वांटम तकनीक का रास्ता खुलता है। कुल मिलाकर क्वांटम फिजिक्स का आधुनिक विकास यह दिखाता है कि एक बार सही सवाल पूछ लिए जाए तो विज्ञान सिर्फ समझ ही नहीं बढ़ाता, वह भविष्य भी गढ़ता है। काफी समय तक क्वांटम फिजिक्स को एक अजीब और सैद्धांतिक विषय माना जाता रहा, जिसका असली दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यह साफ हो गया कि आज की आधुनिक तकनीक की नींव इसी पर टिकी हुई है। हम रोज जिन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्वांटम नियम काम कर रहे होते हैं। सबसे आसान उदाहरण सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर हैं। मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर सभी इन्हीं पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर, बैंड गैप और उनके कूदने की प्रक्रिया पूरी तरह क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। लेजर तकनीक भी इसी समझ का नतीजा है। चाहे बारकोड स्कैनर हो, इंटरनेट फाइबर हो या आंखों की सर्जरी, हर जगह लेजर मौजूद है। नियंत्रित ऊर्जा स्तर और फोटोनों का सटीक उत्सर्जन इसके पीछे का क्वांटम खेल है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्वांटम फिजिक्स की भूमिका गहरी है।
एमआरआई जैसी तकनीक परमाणुओं के नाभिकीय गुणों पर आधारित है। बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए अंदर की तस्वीर देख पाना इसी सूक्ष्म समझ की देन है। आज जिस सोलर पैनल से ऊर्जा बनाई जाती है, उसका आधार भी फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव है। वही सिद्धांत जिसे आइंस्टीन ने समझाया था, आज स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बन चुका है। अब बात सिर्फ मौजूदा तकनीक की नहीं रही। क्वांटम कंप्यूटर जैसे विचार भविष्य की तस्वीर बदल रहे हैं। ये कंप्यूटर बिट की जगह क्यूबिट पर काम करते हैं, जो एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है। इससे कुछ समस्याएं सेकंडों में हल हो सकती हैं, जिनमें आज के सुपर कंप्यूटर सालों लगा देते हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सुरक्षा की दुनिया में नया भरोसा लेकर आई है। यहां सुरक्षा गणित पर नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों पर आधारित होती है। अगर कोई जानकारी चुराने की कोशिश करे, तो वह खुद ब खुद पकड़ में आ जाती है। क्वांटम सेंसर और घड़ियां समय, गुरुत्वाकर्षण और दूरी को बेहद सटीकता से माप रही हैं। जीपीएस जैसी प्रणालियां इसी सटीकता पर निर्भर करती हैं, वरना रोजमर्रा की नेविगेशन ही बिगड़ जाए। दिलचस्प बात यह है कि जिन नियमों को कभी अजीब कहा गया था, वही आज भरोसेमंद तकनीक बन चुके हैं। अनिश्चितता और संभावना अब परेशानी नहीं, बल्कि ताकत बन गई है। आधुनिक तकनीक में क्वांटम फिजिक्स यह दिखाती है कि गहरी समझ सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वह जीवन को आसान भी बनाती है। अक्सर ऐसे तरीकों से जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महसूस नहीं करते। क्वांटम फिजिक्स की यह पूरी यात्रा हमें एक अहम बात सिखाती है। विज्ञान सिर्फ जवाबों का संग्रह नहीं है, बल्कि सवाल पूछने का साहस है। जहां शास्त्रीय भौतिकी ने हमें निश्चितता और नियंत्रण का भरोसा दिया, वहीं क्वांटम फिजिक्स ने हमें अनिश्चितता के साथ जीना सिखाया। यह साफ हो गया कि प्रकृति हमारी सहज समझ के हिसाब से काम करने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत छोटी दुनिया में नियम बदल जाते हैं, और वही नियम हमारी बड़ी दुनिया को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। यह एहसास अपने आप में सोच को विनम्र बनाता है। क्वांटम फिजिक्स ने यह भी दिखाया कि देखने वाला और देखी जा रही चीज अलग अलग नहीं है। हम जैसे सवाल पूछते हैं, प्रकृति हमें वैसे ही जवाब देती है। ज्ञान अब एकतरफा नहीं, बल्कि संवाद बन जाता है। इस नई सोच ने विज्ञान और दर्शन के बीच की दीवार को भी कम किया है। अब क्या है और हम कैसे जानते हैं जैसे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विज्ञान सिर्फ ना प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रह जाता, तकनीक के स्तर पर इसका असर साफ दिखता है। जो सिद्धांत कभी अजीब और अव्यावहारिक लगते थे, वही आज हमारी जिंदगी की रीढ़ है। यह हमें धैर्य रखना सिखाता है। हर नई सोच का तुरंत उपयोग दिखना जरूरी नहीं। यह यात्रा यह भी बताती है कि गलतियां और असहमति विज्ञान का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका ईंधन है। बोहर, आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर के बीच मतभेदों ने ही समझ को आगे बढ़ाया। क्वांटम फिजिक्स हमें पूर्ण निश्चितता का वादा नहीं करता, लेकिन बेहतर समझ का रास्ता जरूर देता है। यह सिखाता है कि संभावनाओं के साथ काम करना भी एक ताकत हो सकती है। शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि सामान्य समझ हमेशा अंतिम सच नहीं होती। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, सोच को भी फैलाना पड़ता है। आज जब विज्ञान और तकनीक तेजी से बदल रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स हमें मानसिक लचीलापन सिखाता है, नई बातों को खुले मन से देखने की क्षमता। अंत में यह नई सोच हमें यह याद दिलाती है कि ब्रह्मांड को समझना एक जारी रहने वाली बातचीत है, और उसी बातचीत में इंसान की जिज्ञासा सबसे बड़ी भूमिका निभाती है।